अच्छा जी, आप हजरात तो निकाल लें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। जी मैं पेज बताता हूँ। भाईजान आज जो पढ़ना है उसके लिए तो मैं 5-6 घंटे से घर में लगा हुआ हूँ। अजीब बातें करते हो आप, आज भी पढ़ना है क्या मतलब? सिलेबस कोशिश करेंगे किसी दिन ख़त्म हो जाए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, पेज नंबर 453। अच्छा जी, हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए देर आर टू ऑप्शंस। भाई या तो इधर उधर की बातों में टाइम ज़ाया कर लें या फिर कॉन्सेप्ट से फोकस कर लें। कोई पता नहीं पेपर में कौन सी चीज़ कितने नंबर की आ जाए। अच्छा, हमारे पास पेज 453, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं मेरे भाई। हाइब्रिड में बैठ से पढ़ाई शुरू करें। एक तो ऑप्शन ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, और दूसरी ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट ओवर टाइम। अच्छा, बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। पेज 453, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, इसलिए भाई ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट ओवर टाइम की शराइतें, उन तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज हमारी, उन तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो फिर रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा ओवर टाइम। और अगर उन तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो तो फिर रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा पॉइंट इन टाइम। लेकिन स्टैंडर्ड ने फिर भी कुछ मिसालें दे दी हैं, जस्ट एग्जांपल्स, जस्ट जस्ट इंडिकेटर्स, कंसिडर दीज इंडिकेटर्स, कंसिडर, ये कोई कंक्लूसिव नहीं है, नॉट लिमिटेड, बस ये बात मेन है। ये कोई लिमिटेड चीजें बट आर नॉट लिमिटेड टू, ये सिर्फ यही चीजें नहीं है, और भी कई चीजें हो सकती हैं जिसमें आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करें एट अ पॉइंट इन टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज का हमारा जो ओवरऑल प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लूं। हमने अभी पीओ ओवर टाइम का एक सवाल करना है, फिर उसके बाद हम एक करेंगे इंशाल्लाह कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है, और फिर उसके बाद हम कल वाला रिवाइज करेंगे रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। फिर हम अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह वो जो हमने सिलसिला कल छोड़ा था ना, जल्दी जल्दी पढ़ी थी सॉफ्टवेयर वाली एग्जांपल, उसको इंशाल्लाह आराम आराम से पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर वाली एग्जांपल को, और पीओ वो जो डिस्टिंक्ट और वो सारी डिस्कशन दोबारा करेंगे। और इंशाल्लाह आज भी पार्ट बी में वही बात होगी, डिस्काउंटिंग की रिवीजन। तो डिस्काउंटिंग की रिवीजन वो करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम रगड़ा देने शुरू करते हैं, पास पेपर 13, पास पेपर 14, पास पेपर 12, बस फिर अगले पार्ट में पास पेपर्स को रगड़े देने हैं ताकि इस क्लास के अंदर हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स ओवर हो जाएं। तो अब अगली क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स इंशाल्लाह होने हैं सारे। अच्छा, तकरीबन 10 तक हमारे हो गए हुए हैं, 11 तक, 12, 13, 14 करना है आज, लेटेस्ट जितने तीनों पेपर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा जी मोहतरम, कब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है एट अ पॉइंट इन टाइम? वो जो पुरानी बात होती थी बचपन में, टीचर बताते थे इंट्रो में, जब लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाए, तो आपने किसी को बोतल बेच दी, लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। इसे कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट इन टाइम। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कस्टमर के पास फिजिकली कब्जा आता है चीजों का, ठीक है, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, कस्टमर के पास फिजिकली कब्जा आ गया चीजों का, तो आपने बोतल पकड़ाई, उसने कब्जा कर लिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। लेकिन बिल एंड होल्ड में ऐसा नहीं था। बिल एंड होल्ड में यह था कि हमने स्पेयर पार्ट्स उसको ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन फिजिकल पोजेशन उसके पास स्टिल हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था। तो लिखें, स्पेयर पार्ट सेलर के पास ही पड़े हुए थे, छोटा सा लिखें उर्दू में, स्पेयर पार्ट सेलर के पास ही पड़े हुए थे, लेकिन फिजिकल पोजीशन तो सेलर के पास थी, स्पेयर पार्ट सेलर के पास ही पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था।
कोई बंदा पेज नंबर बता देना, कमाल हो जाए। स्पेयर पार्ट सेलर के पास पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था। $474 पर एग्जांपल की थी, पेज 474 पर, 475। अच्छा जी, आम हालात में रेवेन्यू बुक कर लें जब फिजिकल पोजीशन कस्टमर को दे दें बोतल की, लेकिन बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में अगर कस्टमर बोतल रखवा के चला जाए कि यार आप रखें, अमानत है, मैं आके ले जाता हूँ, कुछ हुआ तो मेरा ही मसला है, कोई मसला नहीं, वो कहते हैं चलें आप छोड़ें, बस आप रखें अपने पास, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम समझेंगे हमारी चीज़ बिक गई है, चाहे सेलर के पास ही पड़ी हो। और अगर कस्टमर के पास लीगल टाइटल चला गया है फिर तो ऑब्वियसली चीज़ आपकी है, ज़मीन आपके नाम लग गई है, लैंड आप, बिल्डिंग आपके नाम लग गई है। सेलर हैज़ अ राइट टू पेमेंट, और सेलर का अगर पेमेंट का राइट आ गया है तो इससे भी कई दफ़ा लगता है कि जैसे सेल बुक कर लेनी चाहिए। कस्टमर हैज़ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर के हो गए हैं, इसका मतलब है कि कस्टमर की वो चीज़ चली गई है। कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट, और आपने कोई चीज़ भेजी है सेल ऑन रिटर्न बेस पे, कस्टमर ने कहा मुझे पसंद आ गई है, तो कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट। तो उससे 4-5 एग्जांपल्स हैं, पैरा नंबर 38 में दी हुई है स्टैंडर्ड में, पैरा 38 में, कि पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एग्जांपल्स हैं या बस इन्हीं मौकों पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, जस्ट एग्जांपल्स हैं। जनरल रूल ये है कि रेवेन्यू जब भी ओवर टाइम रिकॉर्ड ना करना हो तो एट अ पॉइंट इन, एंटिटी हैज़ अ राइट टू पेमेंट, कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल, कस्टमर हैज़ फिजिकल पोजेशन, कस्टमर हैज़ रिस्क एंड रिवॉर्ड, कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल, ये तो मैंने आपको नहीं दी, ये इंशाल्लाह आपको फिर कभी देंगे। एक छोटी सी मिसाल, कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेलर अपने पास लीगल टाइटल रखता है चीज़ों का, फिर भी सेल बुक हो जाती है। तो छोटा सा यहां पे लिखें, सेलर ने किस्तों पे चीज़ें बेची, सेलर ने किस्तों पे गुड्स बेची, सेलर ने किस्तों पे चीज़ें बेची और लीगल टाइटल कस्टमर को नहीं दिया। सेलर ने किस्तों पे चीज़ें बेची, लीज में भी इस तरह होता था, सेलर ने किस्तों पे चीज़ें बेची और लीगल टाइटल कस्टमर को नहीं दिया। कंक्लूड करें, सेलर फिर भी सेल बुक कर ले, सेलर फिर भी सेल बुक कर ले। ये बुलाओ यार, ये कुतुब को, ये इसको, दानिश को, इन लोगों को बुलाओ ताकि हम ये मेन अब कॉन्सेप्ट शुरू करें। किधर हैं? तो खुद टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अजीब लोग हैं ना, देखो पता नहीं कितने फ्यूचर से अपने रिस्क ले। अच्छा, अब मोहतरम ये बताएं, आम हालात में जब लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाए तब सेल बुक कर लेनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा सेलर को क्यों वहम होता है लीगल टाइटल ट्रांसफर करने पे? बात समझे ना, सेलर को क्यों डर होता है लीगल टाइटल ट्रांसफर करने पे? क्योंकि सेलर ने पैसे नहीं लिए होते, किस्तों पे डील होती है, तो लेके ना भाग जाए चीज़, तो किस्तें लेके ना भाग जाए, तो इसलिए सेलर रिस्क कवर करने के लिए क्या करता है, बोलें? लीगल टाइटल अपने नाम रखता है। हाउएवर सम टाइम इन सेल ऑन, ये जो आपको उर्दू लिखवाई है, एंटिटी रिटेन्स द लीगल टाइटल टू प्रोटेक्ट कलेक्शन ऑफ मनी इन सच अ केस सेल इज, फिर सेल डिलीवरी पे रिकॉर्ड करते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब दो जनरल रूल और उनके एक्सेप्शंस बता दें। आमतौर पे जब लीगल टाइटल ट्रांसफर हो सेल बुक हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी लीगल टाइटल ट्रांसफर ना भी हो कि वो बंदा पैसे लेके ना भाग जाए किस्तों वाली सेल में, तो खैर है सेल बुक कर लें। आमतौर पे को दे दें तो सेल बुक कर लें, लेकिन अगर बिल एंड होल्ड वाला अरेंजमेंट है तो चीज ना भी दें तब भी सेल बुक कर लें, खैर है। ओके, अच्छा ये अब हम एग्जांपल करने लगे हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। एग्जांपल 6 पेज 457।
मैं आपको पेज 457 पे लेके गया हूं, लेकिन खुद मैं पेज 455 पे हूं। अच्छा भाई, ये ना जो अच्छा थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लें अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसका। इधर IFRS 15 आ रहे हैं ना? नहीं, चलें ठीक है। अच्छा, 3 सूरतों में से कोई एक सूरत भी हो जाए तो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ओवर टाइम। नंबर 1, भाई प्लीज क्लास अटेंड करें। अगर सेलर चीज ट्रांसफर कर रहा हो और कस्टमर साथ साथ उसका बेनिफिट ले रहा हो, कस्टमर रिसीव एंड कंज्यूम बेनिफिट, रिसीव भी कर रहा हो साथ इस्तेमाल भी कर रहा हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पेरोल सर्विसेज हैं, क्लीनिंग सर्विसेज हैं, जिम सर्विसेज हैं, स्विमिंग पूल है, ये सारी चीज़ें। जैसे जैसे सेलर सर्विस दे रहा होगा वैसे वैसे कस्टमर स्विम कर। पॉइंट नंबर बी, आई एम नॉट अबाउट टू फ्लाई। द एंटिटीज परफॉर्मेंस, सेलर आपके घर आके चीज़ें बनाएगा। मिसाल के तौर पे इंटीरियर डेकोरेशन का काम आपके घर आके करके देगा, लकड़ी की टेबल आपके घर आके बना के देगा, या आपकी लैंड पे आके आपको घर बना के देगा। परफॉर्मेंस क्रिएट्स और इनहेंसेस एन एसेट दैट द कस्टमर कंट्रोल, जैसे जैसे वो बनता रहेगा वैसे वैसे कस्टमर का कब्जा आता रहेगा। और आखिरी चीज, ये बड़ा एम्पैथी का पॉइंट है, सेलर अपनी प्रेमिसेस पे चीजें बनाएगा, लेकिन अगर 2 शर्तें पूरी हो जाएं। नंबर 1, पहली शर्त यह कि सेलर जो चीज बना रहा हो उसका ऑल्टरनेट यूज कोई ना हो। अब ये वर्ड वेग है, उसका ऑल्टरनेट यूज कोई ना हो सेलर के लिए। इस वर्ड को 2 तरह से समझाया जा सकता है स्टैंडर्ड ने कहा, या कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया हो कि सेलर इसको किसी को बेच नहीं सकता, चाहे कॉमन सी चीज ही बना रहा हो फिर भी, या चीज ऐसी स्पेशलाइज नेचर की हो कि कस्टमर ने तो मना ना किया हो लेकिन सेलर के लिए पॉसिबल ना हो उसे किसी और को बेचना। इन दोनों में से कोई एक बात भी पाई जाए तो कहा जाएगा कि जो चीज बन रही है, मैंने ऑर्डर किया हुआ, उसको एक स्पेशल किस्म का बेड बना के दे दो तो उसका कोई यूज नहीं है उसके लिए। अच्छा, या बेड तो नॉर्मल सा है लेकिन मैंने मना कर दिया किसी और को नहीं बेचना। और दूसरी शर्त, अगर मैं किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं, मैं अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है किसी भी वक्त, तो सेलर हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। जब तक उसने काम किया होगा अधूरा, उस काम के पैसे लेगा, सिर्फ पैसे नहीं लेगा, मैंने कहा था सफिशिएंट प्रॉफिट भी लेगा। अगर यह बात पाई जा रही है तो चाहे इन दोनों में से कोई एक बात ना भी हो तो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी ओवर टाइम। और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी ओवर टाइम तो फिर इनपुट आउटपुट मेथड लगाने पड़ेंगे और लगा के देखना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के फिर कई तरीके हमने देखे थे। अच्छा, ये बबलू को क्यों दरमियान में रखा हुआ है? निकालो जरा, बबलू को फाड़ो जरा इसको। ओके, अच्छा अब आप हजरात निकाल लें ये एग्जाम्पल। इस तरह की एक एग्जाम्पल और हमने की थी, एग्जाम्पल 7 की थी, इधर ही 6 की थी, नहीं 6 तो मैं भी करवाने लगा हूं ना, हाँ 5 की थी, 5 बड़ी जबरदस्त। अच्छा, नाउ द चैलेंज फॉर यू पीपल इज कि यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और अ पॉइंट इन टाइम। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो प्रोबेबली फिर सेलर अपने प्रेमिसेस में ही रह के, खा लो बिस्किट खा लो, पहली बाइट लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। अच्छा, an entity is developing a multi-unit residential complex. A customer enters into a binding sales contract. Customer ने एक binding sales contract किया है under which the seller for a specified unit that is under construction, जो कि तामीर के ज़ेरे तामीर है, कस्टमर ने कहा मैं वो लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2008 को, प्राइस इज 30 लाख रुपया, एक घर 30 लाख रुपए का सेलर बना के दे रहे हैं हमें। किधर सैर हो रही है, इधर ले। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पोजेशन इज 31 दिसंबर। कितने साल के अंदर वो बना के दे देगा? 2 साल के अंदर। तो मैंने कहा था पहली लाइन से अपेरेंटली यही लग रहा है कि वो अपने प्रेमिसेस में बना रहे हैं, ना कि हमारे घर आके बना रहे हैं।
द एंटिटी ईयर एंडेड 31 दिसंबर, तो एक ईयर एंड 31 दिसंबर 8 को आएगा, एक ईयर एंड 31 दिसंबर 9 को आएगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे देने का मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है। ऐसा भी हो सकता है ये धोखा हो, तो हमने तीनों में से कोई एक बात देखनी है। अच्छा, मल्टी यूनिट कॉम्प्लेक्स में या घर बना के देने में ऐसा नहीं हो सकता जैसे जैसे वो घर बना रहा होगा वैसे वैसे मैं कंज्यूम कराऊंगा। घर कोई ईटेबल या कंज्यूमेबल चीज़ नहीं है कि मैं साथ साथ उसे कंज्यूम कराऊंगा। उसने ईंटें लगाई, मैंने, ये क्या बात हुई? द कस्टमर पेज अ 10% नॉन रिफंडेबल मनी। नॉन रिफंडेबल पैसे को आज पास पेपर कराने हैं 3, तो इसमें सारी डिस्कशन होगी दोबारा। नॉन रिफंडेबल पैसे को कभी इनकम नहीं बनाना। एक बोंगा कॉन्सेप्ट है कि नॉन रिफंडेबल पैसा इनकम है। अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से कोई एक शर्त पूरी ना हो रही हो, तो ऐसी सूरत में हमने कहा था फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए और पैसे नॉन रिफंडेबल हों, फिर उनको कहां डाल दें? इनकम में। और एक और इस तरह की बात भी पड़ी थी। तो इसलिए नॉन रिफंडेबल पैसे इज नॉट एन इनकम, इनको हमेशा लाइबिलिटी में डालते हैं। तो नॉन रिफंडेबल पैसे ये नहीं होते कि नॉन रिफंडेबल है तो इनकम में डाल दें। इनकम तभी बुक होनी है जब कंट्रोल ट्रांसफर होना है, रेवेन्यू तभी बुक होना है। तो इस पूरे टॉपिक में अगर हमारी सिंगल एंट्री किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मजबूत है तो डेट इज इनफ कि वो डबल एंट्री करने में हेल्प कर दे मोबाइल के साथ। अच्छा जी, कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट्स। प्रोग्रेस की बेस पर पेमेंट्स होंगी। इसका मतलब यह नहीं होता कि जितना सेलर को नजर आया काम पूरा हुआ है उतनी पेमेंट करवाएगा, क्योंकि काम हो सकता है। अब देखें, पहली पेमेंट उसने मांगी है 31 दिसंबर 8 को सेलर ने। अब ये जो पहली पेमेंट 31 दिसंबर 8 को मांगी है, तो 45% इसने मांगी है इस वक्त, 10% पहले मांग ली थी। तो प्रोबेबली पहले साल 55% पैसा आ जाएगा, लेकिन काम कंप्लीट हुआ होगा 60%। तो पेमेंट्स की कहानी और कंट्रोल ट्रांसफर की कहानी, कैश की कहानी और रेवेन्यू की कहानी, ये अलग अलग चल रही होती है सवाल में। इट डजंट रिकंसाइल, ये जरूरी नहीं है रिकंसाइल हो। लेकिन प्रोग्रेस पेमेंट का क्या मतलब है? तुम प्रोग्रेस करके दिखा देना, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ये जो 60% होता है ये भाईजान सेलर का एस्टीमेट होता है। ये सेलर का एस्टीमेट होता है। एंटिटी एट ईयर एंड कि कंस्ट्रक्शन 60% कंप्लीट हो गई है। अगर कॉस्ट मेथड लगाएगी शायद 62% आ जाए। सर्वेयर से कहेगी, वो आके नजर मारेगा, नहीं यार 70% काम कंप्लीट हुआ है। हो सकता है हम कोई और मेथड लगाएं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का, वो कोई और तरीका आ जाए। तो ये लिखेंगे सेलर की एस्टीमेट है, ये सेलर का एस्टीमेट होता है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज अ सेलर एस्टीमेट। तो सेलर का अंदाजा है कि इतना कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। कस्टमर जो मर्जी कहता रहे, सेलर ने अपना रेवेन्यू बुक करना है अपना अंदाजा लगा के। तो ये भाईजान ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बात बढ़ रही है। ये सेलर का एस्टीमेट है कि इतना काम मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये तो कहानी है रेवेन्यू साइड वाली। रेवेन्यू इंशाल्लाह मैं 60% बुक करूंगा अगर पीओ सेटिस्फाई हो रही हुई ओवर टाइम। मैं कहानी चला रहा हूं कैश वाली। कैश वाली, कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 1350 ऑन 31 दिसंबर 8। लिखें अनकंडीशनल राइट, अनकंडीशनल प्रोग्रेस पेमेंट को अंडरलाइन करके अनकंडीशनल राइट। बस मैं काम करके देता रहूं, 31 दिसंबर को मेरा अनकंडीशनल राइट बन जाएगा 45% पैसा लेने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ के मैंने कितना काम कर दिया। देखिए, काम का ताल्लुक किससे होता है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। भाई ये मुनासिब प्लानिंग नहीं थी आप लोगों की, जिस पे आपने क्लास को सेक्रीफाइस किया। थोड़ा सा इधर हो जाओ। काम का ताल्लुक किससे होता है बोलें? काम का ताल्लुक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से, और पैसे का ताल्लुक मेरे और बायर के मुआहदे से। तो मेरा प्रोग्रेस पेमेंट कितनी बनेगी? मेरी प्रोग्रेस पेमेंट, प्रोग्रेस इज नॉट लिंक्ड विद रेवेन्यू। बस प्रोग्रेस एक लफ्ज है कि साल गुजर जाए तो तुम्हारा 45% पैसे लेने का हक बन जाएगा। तो जब साल गुजरेगा, क्या कर रहे हैं, आवाज कहां से आ रही है? जब साल गुजर जाएगा तो मेरा 45% पैसे लेने का हक बन जाएगा, और इंशाल्लाह अगले साल भी मेरा 45% पैसे लेने का हक बन जाएगा। 45 जमा 45 90, 90 जमा 10 100। तो
प्रोग्रेस का मतलब होता है तुम बस काम करते रहो, मैं तुम्हें पेमेंट्स करता रहूंगा। तो 31 दिसंबर को राइट है तुम्हारा पैसे लेने का कितना, 45%। इसी तरह 31 दिसंबर 9 को भी तुम्हारा राइट है पैसे लेने का कितना, 45%। तो ये जो पेमेंट टर्म्स चल रही होती हैं सवाल में, डेट इज एन अनकंडीशनल राइट टाइप चीज कि ये तुम्हारा राइट है जो प्रोग्रेस से लिंक हो रहा है। प्रोग्रेस जरूरी नहीं 60% हो तो तुम्हें पैसे भी 60% ही दूं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हैज अच्छा खासा टर्म्स that stop seller from being able to direct the house to another customer. इसमें जो स्टैंडर्ड की लाइन है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले ये लाइन पढ़ूंगा। Seller is restricted contractually by buyer not to sell it to, but स्टैंडर्ड की लाइन है entity's performance does create a unit with no use to, because entity cannot use it or cannot sell it to other party। तो पेपर में हम पैरा 35 खोलेंगे और लिख के आएंगे पेपर में, ऐसे अगर थ्योरी का सवाल आए, द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज, बेशक नो इधर ही लिखाइएगा आप लोग, मर्जी आप लोगों की, वो बड़ा मुश्किल फिक्र है उधर नोट लगाना। द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज क्रिएट अ हाउस विद नो यूज टू सेलर। ये पैरा 35 खोल के आप लिखाएंगे, बिकॉज द, और आगे ये फिक्रा लिखाएंगे, बिकॉज द contract has terms that stop seller from being able to direct the unit to another customer. In addition, customer does not have the right to cancel the contract unless the entity fails to perform. Customer contract को cancel नहीं कर सकता जब तक कि entity ना कह दे कि यार मैंने नहीं बना के देना, फिर customer भी कहेगा मैं पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन कस्टमर डज नॉट हैव टू राइट टू टर्मिनेट, आपका टर्मिनेट करने का राइट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कस्टमर टर्मिनेट कर नहीं सकता, इसका क्या मतलब है, कस्टमर नहीं कर सकता टर्मिनेट? कर तो सकता ही है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में मना कर दिया, उसे तुमने करना नहीं है। आगे जरा पढ़ें, बस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिख दिया कॉलेज वालों ने लिख दिया बच्चा छोड़ के नहीं जाता क्लास में, छोड़ के चला गया क्या करेंगे? तो इन एडिशन कस्टमर डज नॉट हैव टू राइट टू टर्मिनेट, कस्टमर टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट अनलेस के, कस्टमर ये नहीं कहता मुझे घर नहीं चाहिए, अनलेस के सेलर कह दे मैं तुम्हें, अगर वो कह दे मैं तुम्हें बना के देना, फिर कस्टमर भी कहेगा ठीक है, फिर मैं पैसे भी नहीं दे रहा। जनरल एंट्रीज करें एज्यूमिंग इफ कस्टमर डिफॉल्ट, कर तो सकता है डिफॉल्ट, कॉन्ट्रैक्ट ने मना किया हुआ डिफॉल्ट करने से, डिफॉल्ट करने से कौन रोक सकता है? अगर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, ढूंढना ये है कि पैसे बनते हैं या नहीं। इफ कस्टमर डिफॉल्ट, तो एंटिटी को पैसे मिलेंगे या नहीं ये ढूंढना है। इफ कस्टमर डिफॉल्ट ऑन ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट ने मना किया हुआ डिफॉल्ट करने से, लेकिन दुनिया में कौन रोक सकता है किसी को, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन भी तो होती है। इफ कस्टमर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट करना कितना आसान है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भाग जाओ बस। If customer default on its obligations by failing to make the payments, अगर पेमेंट्स करने से इनकार कर दे, as and when they are due, जैसे जैसे वो ड्यू हों, 45% देने से इनकार कर दे, the seller has a right. If customer default, the seller has a right. सेलर का राइट है, फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, एज्यूम करो, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है, पहले तो लिखा हुआ है कि कस्टमर डिफॉल्ट कर नहीं सकता, फिर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है इफ कस्टमर डिफॉल्ट। अच्छा, इधर सेलर के डिफॉल्ट का कोई जिक्र नहीं है, इधर आपने डिफॉल्ट सिर्फ किसका देखना है भाई, आप अटेंटिव हो ना आप दोनों। इफ कस्टमर डिफॉल्ट, तो इफ कस्टमर डिफॉल्ट by failing to make the payments as and when they are due, the seller would have a right to all of the consideration promised in the contract if it completes the construction of the unit. अगर ये पूरा करके दे दे तो वो सारे के सारे पैसे भी उससे लेने का हक रखता है, बस पूरा करके दे। And courts have previously upheld
ना है अपहेल्ड, कोर्ट्स ने ना है ये राइट्स सेलर्स के पास अवेलेबल हैं टू रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म, कस्टमर को बजिद कर सकते हैं परफॉर्म करो। कस्टमर कैसे परफॉर्म करता है? सब्जेक्ट टू द एंटिटी मीटिंग्स ऑब्लिगेशन, शर्त यह है कि सेलर अगर परफॉर्म करके दे दे तो हम कस्टमर को हम विजिट कर सकते हैं। अब एक लाइन हाईलाइट करें, द एंटिटी वुड हैव अ राइट, एंटिटी के पास क्या है? राइट है। बस इसमें अधूरे काम का ऑब्वियसली जिक्र नहीं है परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट का, लेकिन इधर ये तो जिक्र है ना कि सेलर जब अपना पूरा काम कर देगा तो कस्टमर से पूरे पैसे लेने का हमें हक हासिल है या अधूरे पैसे। पिछले सवाल में क्या लिखा हुआ था? पिछले सवाल में क्या लिखा हुआ था? पिछले सवाल में लिखी हुई थी एक लाइन, इफ कस्टमर डिफॉल्ट द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट, सिर्फ वो एडवांस पैसे लेने का हक है। और इधर क्या लाइन लिखी हुई है? द एंटिटी वुड हैव टू राइट, एंटिटी का राइट है पैसे लेने का, यू हैव नो राइट। आप अगर पूरा बना दो तो हम पैसे भी पूरे दे देंगे, कोई मसला नहीं। अब आप मुझे बता दें एंट्री जो हैं वो हम क्या करें? सबसे पहले 10% पैसे आएंगे 30 लाख रुपए, किससे ना आएंगे? किसी को नजर आ रहा है? ये 1 जनवरी को एंट्री करें जी, 1 जनवरी 2008। आपने रेवेन्यू क्यों नहीं बुक किया? कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। 30 लाख का 10% 3 लाख। ओके, ये एंट्री हो जाएगी 1 जनवरी 8 को। सबर सबर सबर, नॉन रिफंडेबल पैसों को रेवेन्यू में नहीं डालना होता अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में मसला हो, और वो 2 बातें कभी रिवाइज कीजिएगा घर में। अच्छा, जब ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड के ऊपर कंट्रोल कितना ट्रांसफर होगा और प्रोग्रेस पेमेंट्स की वजह से अनकंडीशनल राइट कितना एस्टेब्लिश होगा? कंट्रोल कितना ट्रांसफर होगा? 60%। और कस्टमर विल मेक पेमेंट, अनकंडीशनल राइट डेटर की बजाय कैश ही लिख लें मेरे ख्याल से, कस्टमर विल मेक पेमेंट अनकंडीशनल, यानी कि पहले डेटर डेबिट करें फिर कैश डेबिट करें दोबारा, तो छोड़े परे, बस डेटर डेबिट करके कैश डेबिट करना क्या मतलब? बस कैश ही डेबिट कर दें। तो हमारा अनकंडीशनल राइट कब एस्टेब्लिश होगा? ऑन 31 दिसंबर। कितना? 1350। अब रेवेन्यू कितना बुक करना है ईयर एंड पे? 60%। और रिसीवेबल या कैश कितना बुक करना है? 1350। अच्छा जी, सिंगल सिंगल एंट्री करें जरा। रेवेन्यू, रेवेन्यू 31 दिसंबर 2008 का P&L, इसमें सेल, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितने %? ये तो वैसे ही मैं आपको रिवीजन के लिए याद करा रहा हूं बात, वैसे कोई बात याद करानी जरूरी नहीं थी। तो सेल कितनी है टोटल? 3 मिलियन, इसका कितने %? ये तो ऐसे ही मैंने आपको जरा याद करा दी बात, इस तरह का हम P&L बनाते होते थे। उस क्लास में तो शायद क्वेश्चन वाले सवाल में हमने सेल भी बुक की थी और उसकी कॉस्ट भी बुक की थी, क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट भी गिवन थी। इस सवाल में कॉस्ट का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो याद आ रहा है क्वेश्चन वाले सवाल में ये किया था, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और सेल और सारा कुछ। अच्छा जी, अब बता दें ये रेवेन्यू कितना बुक करें? 60%। और कैश कुछ भी नहीं ब्रैकेट में करने की जरूरत। सवाल वाले ने वैसे कहा था आप ऐसा करो 3 मिलियन का 45% लो, तो वो सवाल ने दिया हुआ है 13,50,000। कस्टमर डिफॉल्ट कर दिए या अगर करेगा, ये सिर्फ इस बेस पे था कि हमने डिसाइड करना है कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो रही है या ओवर टाइम। पिछले सवाल में ऐसी बातें लिखी हुई थी, इफ उफ के बाद कुछ और भी लिखा हुआ था। पिछले सवाल में लिखा हुआ था इफ, लेकिन नीचे लिखा हुआ था द एंटिटी एलोकेटेड, द एंटिटी कंप्लीट बट कस्टमर डिफॉल्ट। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस सवाल में लिखा हुआ है अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो सेलर पैसे लेगा, किया नहीं लिखा हुआ।
किया नहीं लिखा हुआ, पिछले सवाल में लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट के अंदर द कस्टमर डिफॉल्ट्स, तो कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं तो क्या करें जी, आप बता दें जी। कोई लाइबिलिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है किताबों में, क्या करूं, रिसीवेबल बुक करूं या लाइबिलिटी खत्म करूं? सोच के बता दें, सादा सी बात। क्या मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है कि लाइबल टू डिलीवर गुड्स, क्या मैंने ऑलरेडी लाइबिलिटी बुक की हुई है, लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स? अब अगर मैंने लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स बुक की थी और डिलीवरी कर दी है, तो रिसीवेबल बुक करूं या लाइबिलिटी टू डिलीवर खत्म करूं? आपने मेरा सवाल गौर से सुनना है। मैंने डिलीवरी या कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, इतने पैसे आ गए हैं, बाकी आ जाएंगे या उनमें से भी आ गए हुए हैं? समझ आई बात? आ गए हैं 13, रेवेन्यू बुक की है मैंने 18 का, बाकी को रिसीवेबल बुक करूं या ऑलरेडी पहले के भी कोई आए हुए हैं? अब क्या करूं, रिसीवेबल में डाल दूं सारा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी तो हमेशा ही किताबों में खड़ी रहेगी। तो इट वॉज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स एंड वी हैव डिलीवर्ड। क्या क्या परसेंटेज निकालते थे? सेल की, सेल की परसेंटेज निकालते थे। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी सवाल खोल के थे, सेल की परसेंटेज लगाते थे, ओवरऑल सेल पे परसेंटेज लगाते थे। सवाल खोल के दिखाइएगा बाद में। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में वो तो शायद वो उस क्लास में हमने कोई ऐसा सवाल किया था जिसमें सारे पैसे आ गए थे 100%। उस क्लास में 100% पैसे आ गए थे, इसमें 100% पैसे आए हुए या सिर्फ 10%? तो कितने आ गए, ये कितने आ गए थे? तो मैं ये कह रहा हूं रिसीवेबल बुक कर लूं या बाकी पैसे को खत्म कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को खत्म कर दूं। ठीक है, बाद में सवाल ढूंढ लीजिएगा, कोई मसला नहीं, क्लास के बाद सवाल ढूंढ के लाके दिखा दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जी बोलें 3 लाख, बाकी अब जो पैसे हैं रिसीवेबल में डालूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट में डालूं, ये अब मेरा आपसे सवाल है। इसके लिए आपने देखनी है बायर और सेलर की टर्म्स। अब बात बढ़ गई है मोहतरम, आप अटेंटिव हो जाएं। बाकी पैसे मैं रिसीवेबल में डालूं या बाकी पैसे में कॉन्ट्रैक्ट एसेट में डालूं? क्या बाकी पैसे मेरा अनकंडीशनल राइट है या कंडीशनल राइट है? अनकंडीशनल राइट जो है वो सवाल बताएगा। सवाल बता रहा है कि यू हैव द राइट टू पेमेंट ऑफ ओनली 13,50,000 वट एवर यू विल डिलीवर। तुम जो भी डिलीवर करते रहो, तुम्हारा पैसे लेने का प्रोग्रेस पे राइट है। प्रोग्रेस तुम साल पूरी कर दो, बस साल से टर्म मुझे बताएं, पेमेंट टर्म्स किससे जुड़ी हुई है? साल एंड होने से, साल एंड होने से जुड़ी हुई है। तो कहता है जब साल एंड हो जाए तो तुम्हारा राइट इतना बन जाए, ये है अनकंडीशनल राइट। इसका मतलब है अगर और तुमने रेवेन्यू बुक किया तो तुम्हारे दिल की आवाज तो होगी पैसे लेने हैं। मुझे आके ना कहना मैंने पैसे लेने हैं, क्योंकि मेरे से पैसे लेने का हक तुम्हें सिर्फ कितने % है? 45%। अब ये जी एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमने अगली क्लास में छोटे छोटे एग्जांपल्स करके जरा और क्लियर करना है। तो फिलहाल मैं रिसीवेबल बुक नहीं कर रहा, फिलहाल मैं दिल की आवाज बुक कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेवेन्यू की कहानी अलग चल रही है। ये एंट्री के आपको इंशाल्लाह इजी मार्क्स फौरन मिल जाया करेंगे, और कैश की कहानी अलग चल रही है। पैसे लेने का हक सिर्फ 45 है। मुंह खोल के अगर उससे मैं ऊपर मांगूंगा, कहेगा सरकार ये पढ़ो 45%। साल के एंड पर तुम्हें सिर्फ इतने पैसे लेने का हक था, बाकी मुंह से नहीं तुम मांग सकते। अगले साल मांग लेना, अगले साल मांग लेना, कोई मसला नहीं। तो ये सवाल जहन में रख लें। इस सवाल को इंशाल्लाह हम दोबारा रिवाइज करेंगे दूसरी क्लास के अंदर, जब हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट एसेट मैंने लिखा, रिसीवेबल क्यों नहीं लिखा। लेकिन मुझे बताएं, मेरी जो टर्म्स चल रही हैं कस्टमर के साथ, क्या उन टर्म्स के अंदर मैं उससे 45% पैसे लेने का हक रखता हूं या ज्यादा भी मांग सकता हूं अगर अच्छा परफॉर्म कर दूं? नहीं मांग सकते। तो उसके साथ जो मेरी टर्म्स हैं वो ये हैं कि जब साल पूरा होगा
तब तुमसे 45 मांगूंगा, और कितने मांग ऑलरेडी चुका हूं 10, तो 45 और 10 55 मांग चुका हूं। रेवेन्यू 60 का बुक किया, बाकी मैं मांग सकता हूं, लेकिन क्या ये मुंह से कह के मांग सकता हूं या बाकी अगले साल ही मांगने पड़ेंगे? अगले साल रेवेन्यू बुक हो रहा होगा 40%, और पेमेंट आ रही होगी 45 ऑन 31 दिसंबर 8 एंड 31 दिसंबर, तो बाकी का अनकंडीशनल राइट कब होगा? आप बता दें, उसने कॉन्ट्रैक्ट में हमें फंसा दिया। उसने कहा 45% तुम मांगना पहले साल के एंड पे और 45% तुम मांगना अगले साल के एंड पे। इसका मतलब है हम फंस गए, हम उससे ज्यादा पैसे उससे मांग। यही तो कल एक हिडन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कल वाजे तौर पे सवाल में किसी नाम से लिखा हुआ था और आज किसी नाम से। अब छोटे छोटे सवालों में हमने डाल के देखने कब कॉन्ट्रैक्ट एसेट आया करेगा, कब रिसीवेबल। यार ये डिस्कशन सारी फारग करें, ये मार्क्स तो फिर भी हम ले सकते हैं ना। कोई गलती से रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिख देगा तो कोई चीज़ को सर पे ना चढ़ाया करें। इंशाल्लाह कीप इट देयर, इंशाल्लाह इसको करेंगे रिवाइज। और कॉन्ट्रैक्ट एसेट फिलहाल बुक करा दें। ये मेरे ख्याल से 5% है, लेकिन मैं बैलेंसिंग ही निकाल रहा हूँ। 5% क्यों है, किसी को पता चल रहा है? 10 आगे थे, 45 आ गए, 55 आ गए, 60 का रेवेन्यू बुक कर लिया, 1,50,000। अगली एंट्री सिंगल एंट्री मुझे बुक कराएं। अगली एंट्री सिंगल एंट्री बुक कराएं ताकि इजी मार्क्स आपको मिले। अगले साल परसेंटेज नहीं, पूरी लिखा करें। अगले साल परसेंटेज 100% कंप्लीट। अगले साल टोटल सेल 3 मिलियन माइनस ऑलरेडी 3 मिलियन इंटू 100%, 3 मिलियन ही हो गया। 3 मिलियन माइनस 18 लाख, 12 लाख इज द रेवेन्यू टू बी बुक्ड इन। प्लीज गैदर दीज इजी मार्क्स, ये इजी मार्क्स ऑब्टेन करें। 31/12/2009 रेवेन्यू। आप लोग 40% भी लगा सकते हैं, बेहतर है आप लोग 30 लाख माइनस 18 लाख कर लें। रेवेन्यू एज ऑन 30 लाख, ऑलरेडी बुक्ड 18 लाख, 12 लाख, एंड अटेन द इजी मार्क्स। व्हाट इज द प्रोग्रेस पेमेंट की कहानी? रेवेन्यू की कहानी अलग, प्रोग्रेस पेमेंट की कहानी अलग। 31 दिसंबर 9 को अगर मैं प्रोग्रेस करता रहा तो प्रोग्रेस करने की वजह से मेरा कितना अनकंडीशनल राइट बन जाएगा प्रोग्रेस करने पे? 45%। अब मुझे बता दें कैश कितना बुक करूं? 3 मिलियन का 45%, 13,50,000। डील ओवर हो गई है, चीजें डिलीवर हो गई हैं। अच्छा अभी छोड़ें, पहले मेरी बातों का जवाब दें। रेवेन्यू कितना बुक किया है? 40%, और कैश कितना आया है? 45%। तो इन एनी केस 5% यहां डालना है, और वो जरा नजर मारें, वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डायरेक्ट आपको रिसीव हो रहा है। क्या ये अनकंडीशनल राइट, सॉरी क्या ये कंडीशनल अब अनकंडीशनल हो गया? यानी कि अब तो एज पर, अब तो कस्टमर को मैं मुंह से कह सकता हूं ना, वो तरह पैसे काट जी, बोलें। बैलेंसिंग भी ले सकते हैं, हालांकि जो पिछली वाली अमाउंट थी वो यूज कर लें। तो मोहतरम अब इंशाल्लाह हम इसको और इसको अगले सवाल में देखेंगे। इंशाल्लाह अगले सवालों में देखेंगे, दूसरी क्लास आएगी, पास पेपर के 1-2 सवाल आएंगे, इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। लेकिन इस सवाल में मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई हैं। इस सवाल में कैसे रेवेन्यू बुक कर रहे थे? एट अ पॉइंट ओवर टाइम, एट अ पॉइंट ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि सेलर को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था हमने, तुम किसी को बेच, और अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो पैसे लेने का हक है सेलर। जी मेरे भाई, वैसे ही अब जी हमने आखिरी चीज करनी है, कस्टमर लॉयल्टी। हाँ बोलो। ये ना पेमेंट को जब आप साल के एंड से लिंक कर देते हो ना एक वक्त गुजरने के साथ,
तो ये मैं करूंगा डिस्कस इंशाल्लाह, ये मैं करूंगा डिस्कस इंशाल्लाह। आप प्रोग्रेस करोगे 31 नंबर 8 तक तो 45% मांग सकोगे। कितनी प्रोग्रेस वो उसने नहीं बताया, बस प्रोग्रेस करके दे दो, काम करके दे दो। तुम 31 नंबर 8 तक पैसे ले लेना, फिर 31 नंबर 9 तक फिर काम करके दे देना, फिर पैसे ले लेना। काम करोगे, काम करना इज अ कंडीशन हियर, प्रोग्रेस इज अ कंडीशन। तो अब अगर प्रोग्रेस कर दी तो फिर वो कंडीशन खत्म हो गई। अच्छा जी, अब ऐसे ही आई कि आपने आगे गांड डाला हुआ है, पढ़ें। एज्यूमिंग, एक और सिचुएशन बनाए, तसल्ली से पढ़नी है मेरे साथ, तसल्ली से। अगर डिफॉल्ट करे कस्टमर, वही लाइन दोबारा, अगर डिफॉल्ट करे, ईदर द सेलर कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म। क्या मतलब? एक्सेलेंट, कौन बोला कैश? वेल डन। कस्टमर कैसे परफॉर्म कर सकता है? पैसे देके। अगर, अच्छा कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अब ये नहीं हुआ, एज्यूम करो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, कर नहीं दिया डिफॉल्ट, अगर करे, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर, ईदर द सेलर कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड, यानी कि तू पैसे देगा ही देगा, तेरी जान नहीं छोड़ूंगा मैं। बात तो वही होगी, बात तो वही होगी, सेलर हैज राइट टू पेमेंट, और द सेलर विल कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर तूने डिफॉल्ट कर दिया तो होते मेरा इरादा बने तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को उठा के क्या कर दूं? कैंसिल कर दूं, इन एक्सचेंज फॉर द एसेट। और बदले में मुझे बस एसेट दे दी, पैसे पूसे तेरे से नहीं चाहिए मुझे, बस एसेट, ये दूर एसेट ही दे दी मुझे तेरे से प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, बस जो एसेट मुझे बनाया है वो मुझे दे दी अंडर द कंस्ट्रक्शन, एंड एन एंटाइटलमेंट टू अ पेनल्टी। और थोड़ी सी मुझे पेनल्टी दे दी, प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तेरे से, थोड़ी सी मुझे पेनल्टी दे दी, जितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की कोई प्रोपोर्शन में तुझे बता दूंगा वो मुझे पेनल्टी दे दी। मुझे बताएं आप सेलर के पास कितने रास्ते हैं? दो। एक रास्ता सेलर के पास ये वाला है जो स्टैंडर्ड बता रहा है, यू हैव अ राइट टू पेमेंट। सर आपको कैसे पता चला? इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर, ईदर द सेलर कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म बाय, हाउ ही विल परफॉर्म? बाय मेकिंग अ पेमेंट। या आप कस्टमर को मजबूर करेंगे पैसे दो, या आप हाथ खड़े कर देंगे, मैं तुम्हें ये एसेट नहीं बेच रहा, मुझे एसेट दे दो और पेनल्टी दे दो, मेरे काम का प्रॉफिट रखो तुम, कोई मसला नहीं, मैं माफ करता हूं तुम्हें। भाई ये दूसरी ऑप्शन तो बड़ी गड़बड़ है, इसकी वजह से तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अब बताएं क्या करूं? इसने तो हमें खुले बाजार में छोड़ दिया है, अब इसने डिसाइड नहीं किया कि आगे फिर हुआ क्या है। इधर और में से हुआ क्या बताएं? एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू, वेल डन। कमाल जवाब दे दिया भाई ने कि कॉन्ट्रैक्ट में सेलर के पास ये वाली ऑप्शन तो है ना, तो बॉल सेलर के कोर्ट में है, कस्टमर के कोर्ट में तो है ही नहीं बॉल, ईदर द एंटिटी। तो जब सेलर के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड कह रहा है दूसरी साइड पे तुम जाके सोच क्यों रहे हो? दूसरी साइड पे जो अगर मैं सोचूं तो फिर तो मोहतरम ये दूसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? सेलर के पास दो रास्ते हैं। अब जब कभी ऐसा हुआ तो सेलर इन एनी केस पहले रास्ते की तरफ जा सकता है या दूसरे की तरफ जाना उसकी मजबूरी होगी? जा सकता है। अगर जा सकता है तो स्टैंडर्ड कहते हैं फिर पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, बात खत्म होगी। फिर जब उसके पास दो रास्ते हैं, दोनों में से एक रास्ता वो वाला अवेलेबल है ना, कि उसके पास राइट तो है ना कि वो पेमेंट मांग ले, तो वो एक्सरसाइज कर लेगा इंशाल्लाह, ज्यादा फटा हुआ तो एक्सरसाइज कर लेगा। तो इट मींस उसके पास दो चॉइसेस हमने दे दी, एक चॉइस इस तरफ जा रही है जिसमें तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, एक चॉइस इस तरफ जा रही है जिसमें तीसरी शर्त पूरी हो रही है। तो तीसरी शर्त पूरी होने की चॉइस अवेलेबल तो है, तो यस लिखें, वो पहली ऑप्शन की तरफ हमेशा जा सकते हैं, इसलिए उसका राइट है पेमेंट का, वो पहली ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। वो के साथ सेलर लिखें, सेलर पहली ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, इसलिए उसका राइट है पेमेंट का। सेलर पहली ऑप्शन की तरफ हमेशा जा सकता है।
इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट में माइंड फंस गया, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट की बातें। अच्छा, व्हाट वुड बी द एंट्रीज नाउ? नहीं, अब डिसाइड किया हुआ है सारी के बाद कि दोनों रास्ते अवेलेबल हैं। बातें होगी, चलें अब दोनों रास्ते देखें जरा। कितने रास्ते अवेलेबल हैं? दोनों रास्ते अवेलेबल हैं। आप बता दें, अगर पहला रास्ता वो चूज कर सकता है हमेशा ही और दूसरे से इनकार कर सकता है, तो मींस कि तीसरी शर्त पूरी हो रही है। और जब तीसरी शर्त पूरी हो रही है तो क्या डिसाइड हो गया? पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अब अगर पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम तो फिर बता दें एंट्रीज कैसे चेंज होंगी? तो एंट्रीज में आपको कोई चेंज नहीं आएगा, शुक्र है। ये एंट्रीज हैं पॉइंट 2 की, एंट्रीज वुड रिमेन द सेम। हाँ जी, एक ऑप्शन एंटिटी के पास ये है कि उसे कहे पैसे दो, दूसरी ऑप्शन एंटिटी के पास ये है कि कस्टमर को कहे यार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, मुझे घर दे दे जितना मैंने बनाया है और थोड़ी सी पेमेंट। अच्छा, तो टाइम मजा करें। अच्छा, तो दूसरी ऑप्शन ये है कि एंटिटी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी और एंटिटी कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट करके कहेगी मुझे पेनल्टी दे दे। अब अगर मैं सिर्फ दूसरे रास्ते की तरफ जाऊं तो फिर क्या होगा? एंटिटी हैज नो राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस, सिर्फ हल्की फुल्की पेनल्टी लेके गुजारा चलेगा। तो देखने में अब तीसरी शर्त वायलेट हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से सेलर के पास कौन सा रास्ता हर हालत में अवेलेबल है? दोनों रास्ते हर हालत में अवेलेबल है और हर हालत में पहला ऑप्ट हमेशा कर सकता है। तो अगर वो कर सकता है पहला ऑप्ट, तो दूसरे में अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? पागल है अपने आप को नुकसान पहुंचाए, वो पहले की तरफ ही जाएगा, वो इसी के पास रहेगा और हल्की फुल्की पेनल्टी ले लेगा। और अगर दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएगा सेलर, तो सेलर फिर तीसरी शर्त वायलेट कर रहा होगा, फिर सेलर। अच्छा, हाँ जी, कैंसिल करके नहीं, फिर सेलर कैंसिल नहीं कर रहा। इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर द एंटिटी कैन कैंसिल। कस्टमर कैंसिल करेगा तो सेलर भी कैंसिल कर देगा। अब कस्टमर के कैंसिल की वजह से वो पेनल्टी मांगेगा। हाँ जी, किसमें? कौन पॉइंट 1 की बात करो, 2 की? हाँ, एंटिटी कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म, एंट्री कस्टमर को रिक्वायर करेगी टू परफॉर्म। कैसे? 10 भी दो, 45 भी दो, 45 भी दो, बार बार जब जब पैसे बनेंगे तब तब मांगेगा इससे। तो जब भी आप उससे पूरे पैसे मांग सकें या अधूरे पैसे काम के मांग सकें, इट मींस कि यू कैन रिक्वायर हिम टू परफॉर्म। ओके, अगर इस सवाल में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा होता एट अ पॉइंट इन टाइम, खुदा ना खास्ता अगर इस सवाल में लिखा होता कि कॉन्ट्रैक्ट अलाउ, स्टॉप की जगह कॉन्ट्रैक्ट अलाउ एंटिटी टू डायरेक्ट यूनिट टू एनीवन, आप बताएं, आप तो मेरे ख्याल से पहली शर्त ही वायलेट हो जाती, तो फिर ये क्या होता? पॉइंट इन टाइम होता। अब पॉइंट इन टाइम होता तो बच्चों वाली एंट्रीज बता दें फारक सी। एक मिनट यार, हद हो गई यार, आप नहीं, बोंगी नहीं मारनी। भाईजान यार, सिंगल एंट्री इस टॉपिक में आपकी स्ट्रांग हो जाए ना, तो डबल एंट्रीज की मुझे टेंशन नहीं है। कितना कैश? और 10% कितना? 3 लाख। इधर एट अ पॉइंट, सिंगल एंट्री स्ट्रांग है, समझ आ गई? हाथ खड़ा कर दें, सिंगल एंट्री समझ आ गई, डबल को पूरा कर दें। नहीं, थर्ड पॉइंट तो मैंने अपनी तरफ से बनाया है। एक मिनट पहले ये अब कर लें। आप बता दें जी, मैंने रेवेन्यू कब बुक करना है? एट अ पॉइंट ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम? तो सारा रेवेन्यू मैंने कब बुक कर दिया? जब मैंने उसे घर की चाबी पकड़ाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पीओ ओवर टाइम की शराइत पूरी नहीं कर रहा था। डन हो गया। अब जरा एंट्रीज तो पूरी करा दें माय डियर।
कैश को कहां डालूं और फिर अगले कैश को भी कितना 1350। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी पड़ी हुई है किताबों में 1650 और रेवेन्यू कितनों को समझ आ गई एंट्रीज? ओके अब सवाल पूछ लें। दोनों कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं तब पीओ रिकॉर्ड होगा ओवर टाइम। मैंने क्या लिख दिया है, मैंने पहली की ही धज्जियां उड़ा दी तो दूसरी पूछने की जरूरत ही नहीं। सी की दोनों शराइत पूरी होंगी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी ओवर टाइम। सवाल में 1 2 3 पॉइंट क्या चल रहा है उसको भाड़ में डालें, स्टैंडर्ड की तरफ आए। सिर्फ क्या सेलर किसी और को एसेट दे सकता है? हाँ, दूसरी कंडीशन भाड़ में जाए, दूसरी कंडीशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप इन दोनों बातों को अगर पूरा आप करेंगे पॉइंट सी वालों को तो क्या होगा? तो पीओ सेटिस्फाई होगा और ओवर टाइम सेटिस्फाई होगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा आहिस्ता आहिस्ता। मैंने पॉइंट 3 में लिखा कि सेलर किसी और को एसेट बेच सकता है, इसकी वजह से 3 ये दो सी पॉइंट का पहला पॉइंट ही वायलेट हो गया। इट मींस के दूसरा पॉइंट अब मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ आपको? पॉइंट नंबर 2 इधर, पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। मैंने इसमें क्यों पीओ सेटिस्फाई किया ओवर टाइम? एक मिनट, पॉइंट नंबर 2 में पढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 2 में ये ज्यूम करते हुए पढ़ा कि पॉइंट 3 मैंने नहीं बनाया। पॉइंट 2 को ऊपर वाले पैरे से मिला के पढ़ना है। पॉइंट 2 में ये दो शराइत देखें कैसे पूरी हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट हैज टर्म्स दैट स्टॉप द सेलर फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूनिट टू अनदर कस्टमर। सी का पहला पॉइंट पूरा हो गया। एंटिटी कैन रिक्वायर कस्टमर टू परफॉर्म। एंटिटी हैज राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। एंटिटी कस्टमर से पैसे मांग सकती है। सी की पहली शर्त पूरी हो गई, सी की दूसरी शर्त पूरी हो गई। जब सी की पहली और दूसरी शर्त पूरी हो जाए तो कहा जाएगा पीओ इज सेटिस्फाइड। अब पूछें सवाल। एक बार याद रखिएगा, ये जो ऊपर बातें लिखी होती है ना, ये फिर हर रिक्वायरमेंट के साथ मिल रही होती हैं। तो सी की जब दो बातें पूरी हो जाएं तो पीओ इज सेटिस्फाइड, और सी की दो में से कोई एक बात भी वायलेट हो जाए पॉइंट इन टाइम। और अगर सी तक बात ही ना आए, ए और बी में ही हमारा कंडीशन पूरी हो जाए तो भी पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अब यही तो सारे चैलेंजेस हैं पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12 में, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13 में, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 14 में, जो अगली क्लास में करने हैं। चलें जी, ये था सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे स्टैंडर्ड का। अब लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं जी, डेट इज कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। इसके लिए आप पेज नंबर निकाल लें, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ भाई। ये पेज 499। डेट इज लाइक अ डिस्काउंट वोचर टाइप कॉन्सेप्ट। किसी ने कभी क्रीम खाई हो? सॉरी, किसी ने कभी क्रीम मंगवाई हो गाड़ी? दानिश अब आपके साथ मैं क्या करूं मुझे बताओ, और अक्सान आपके साथ भी क्या करूं? ये आप लोगों की इल प्लानिंग है ना, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपना टाइम ज़ाया किया है। लेक्चर ले लेंगे ऑनलाइन, और दूसरे में जो पहले की बातें होंगी वो भी इंशाल्लाह ऑटो पे समझ आ जाएंगी। चले आए बैठें। अल्लाह का शुक्र है बड़े टाइम पे आए हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, रख दें और आ जाएं बैठ से। ओके, अब जी हमारा सवाल है आज का, पेज 499। इधर ही बैठो ना, इधर ही बैठो, कोई कुछ नहीं करेगा, वो शरीफ बंदे बैठे में। अच्छा यार, हद होगी, पीछे 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 दिल खुला रखा करो ना यार। मैं तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या मतलब नजर नहीं आएगा? हल्का सा उधर से नजर नहीं आएगा। पेज 499। Whenever you buy a goods, जब भी आप कोई चीजें बाय करें,
तो दुकान वाले ने कहा हुआ है कि ऑनलाइन आपका एक पोर्टल बना देते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर आपको कुछ पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर देंगे। आप 10,000 की चीज़ें ख़रीद के गए, आपने घर आके देखा आपको 15 पॉइंट्स मिले हुए थे। आप फिर 5,000 की चीज़ें ख़रीद के गए, आपको 6-7 पॉइंट और मिले हुए थे। फिर आप 30,000 की चीज़ें दुकान से जाके ख़रीदी तो आपको उसने 15, 20, 30, 40 पॉइंट्स और दिए हुए थे। अब जब भी आप चीज़ें ख़रीद के आते हैं आपके पोर्टल पर पॉइंट्स अपलोड होते रहते हैं, पॉइंट्स अपडेट होते रहते हैं। बड़े टाइम पे आए हो, जल्दी आ जाओ। अच्छा, इसी तरह अब मेरी बात सुनना इस वक्त, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है भाई। इधर इसी तरह इसको जगह दो। एक कॉन्सेप्ट है कुतुब साहब, अगर आप क्रीम की सर्विस यूज़ करें, क्रीम गाड़ी की अगर आप सर्विस यूज़ करें एक्सान, तो आपने एक विजिट किया तो किसी ने देखा है कि उसको पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, कस्टमर पॉइंट्स। हाथ खड़ा करें, किसी ने कभी देखा है अलग से कस्टमर पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। फिर दूसरी दफ़ा आपने विजिट किया तो वो पॉइंट्स आपके बढ़ते जाते हैं। और शायद कि स्टेज के ऊपर एक ऐसा भी आता है कि आप पूरा विजिट करके आ जाते हैं, उनके वो पैसे चार्ज नहीं करते, लेकिन आके पता चलता है पॉइंट्स फारग हुए होते हैं। तो ठीक है, ये है पॉइंट्स का मैकेनिज्म। अब आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, लाइक डिस्काउंट वोचर। आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ लेने और मुझे बताना है कस्टमर को कितने पॉइंट्स मिले अगर आपके मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। बिल्कुल प्योर और नया कॉन्सेप्ट। पेज 499 निकालो अक्सान, कैलकुलेटर पकड़ के मुझे पॉइंट्स बता दें। कुछ बच्चे इतने जबरदस्त हैं, फौरन पॉइंट्स बता देते हैं। ना ना भाई कुछ भी ना करो, बस सब कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। पॉइंट्स बताएं, पेज 499। 125, मेरा नहीं ख्याल 125, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाथ खड़ा करके बताएं। कुतुब पॉइंट्स कैलकुलेटर पे जरा बताएं कितने बन रहे हैं। एन एंटिटी हैज अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। एक सेलर है, वो कस्टमर लॉयल कस्टमर्स के साथ एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसने फिल्म चलाई हुई है। डेट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर विथ 2 पॉइंट्स। कस्टमर को कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 2 पॉइंट फॉर एवरी 50 ऑफ परचेज। हर 50 रुपए की परचेज पर कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं? 2। इसको आसान भी कर सकते हैं कि 25 रुपए की परचेज पे 1 पॉइंट मिल जाता है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। हर 50 की परचेज पर कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं? 2 ईच। अच्छा सॉरी यार, मेन बात तो मैंने आपसे छुपाई हुई है, सॉरी। ईच पॉइंट 8,000 कौन बोला है? वेल डन। ईच पॉइंट इज रिडीमेबल ऑफ फॉर अ ₹5 डिस्काउंट। जिसके पास 1 पॉइंट होता है उसे कितना, इसका नाम क्या ब्लैक टोपी वाले भाई का? अहमद। ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर अ 5 डिस्काउंट। हर पॉइंट जो आपके पास होता है उस पर आपको 5 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एनी फ्यूचर परचेज ऑफ एंटिटीज प्रोडक्ट। पहले साल कस्टमर ने 2 लाख का सामान खरीदा। अब आपके पास जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सबसे पहली चीज है 2 लाख और उधर से पकड़ें 50। 2 लाख रुपए का सामान वो है जो मैंने खरीदा। आपको पेपर में शायद सवाल आए 3 लाख का सामान खरीदा, 4 लाख का सामान खरीदा। मैंने फर्स्ट राइड ही कितने की बुक कराई? मैंने फर्स्ट राइड ही बुक कराई पाकिस्तान से तुर्की की। लो जी, कार्लोगल। कितने रुपए की राइड बुक कराई? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए का मैंने दुकान से सामान खरीदा। हर 50 रुपए के सामान खरीदने पर मेरे अकाउंट में कितने पॉइंट्स क्रेडिट हो जाते हैं? 2 पॉइंट्स। इस 5 को भी छोड़ें, फिलहाल मुझे इससे खिलवाएं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 50, बड़े मजे से एंजॉय करके ये सवाल करना है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 50। 1 मिनट। कितनी दफा मैंने 50 वाली चीजें खरीदी? 4000 दफा। दफा वो वाला नहीं, सॉरी, 4000 दफा मैंने कितने रुपए वाली चीजें खरीदी?
अच्छा, अगर मैं 200 रुपए की चीज 150 रुपए की चीजें खरीदता मोबाइल पे, और भाईजान मोबाइल पे आपको कह रहा हूं, अगर मैं 150 रुपए की चीजें खरीदता तो मैं कितनी दफा 50 वाली चीजें खरीदता? 3 दफा। अगर मैं चीज ही 50 वाली खरीदता तो कितनी दफा 50 वाली खरीदता? अगर मैं कोई वैशी बंदा है 2 लाख की चीजें खरीद ली तो कितनी दफा 50 वाली चीजें खरीदी? 4000 दफा 50 वाली चीजें खरीद ली। हर दफा आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? जरब 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे तो क्या होगा? 2 लाख की चीजें खरीदेंगे तो घर आएंगे तो आपके अकाउंट में 8000 पॉइंट्स पड़े होंगे। आपके अकाउंट में कितने पॉइंट्स पड़े होंगे? क्या ये 8000 पॉइंट्स कस्टमर अवेल करेगा या जरूरी नहीं अवेल करे? मे बी कस्टमर को क्रीम की सर्विस पसंद ना आए और ये सारे पॉइंट्स लैप्स हो जाएं। मे बी वो कभी क्रीम कर लिया करे, किसी इलाके में क्रीम अवेलेबल ना हो, कोई और सर्विस ऑप्ट कर लिया करे। अब 8000 पॉइंट्स की बेस पे मैं कैलकुलेशन करूं या मैं सोचूं कस्टमर कितने पॉइंट अवेल करेगा? सोचूं। डिस्काउंट वाउचर में भी सोचा था ना, मैं सोचूं कस्टमर कितने पॉइंट अवेल करेगा। अर्न मैंने कितने कर लिए? फ्यूचर परचेज में मुझे 8000 पॉइंट्स एडजस्ट होंगे। अब द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट 7500 पॉइंट वुड बी रिडीम। अच्छा जी, आप बताएं कस्टमर का राइट कितना है? 8000, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है? मेरा एस्टीमेट है कि वो कितने पॉइंट्स अवेल करेगा? 7500। हर पॉइंट के ऊपर उसे कितने पैसे छोड़ने हैं मैंने? ये अब रह गया 5 रुपए का डिस्काउंट मैंने उसे देने हर पॉइंट के बदले। आप बता दें, शुड आई यूज 8000 और शुड आई यूज 7500? तो पागल, इतनी कहानी लंबी वजह हमें क्यों सुनाई थी? दीवाना ही है, इतनी लंबी कहानी हमें सुना के फिगर ये वाली देनी थी 7500। इतनी मुश्किल से फिगर निकाली थी हमने। जरब ₹5 37500। लेकिन ऑब्वियसली अगर पेपर में ये लफ्ज आ जाए कि वी एस्टीमेट दैट ही विल रिडीम ऑल पॉइंट्स, तो ये कैलकुलेशन तो फिर हमें आनी चाहिए ना। कैलकुलेशन का तरीका तो आना चाहिए। और सवाल में तो 8000 पॉइंट्स दे दिए हैं, होमवर्क के सवाल में शायद ना दिए हों 8000 पॉइंट्स। चलें जी, नोट करें। नहीं, स्टैंड अलोन प्राइस, हाँ स्टैंड अलोन प्राइस है बिल्कुल। स्टैंड अलोन प्राइस नीचे निकाल लेते हैं जिस तरह उस दिन निकाली थी। आपने अच्छा मशवरा दिया, स्टैंड अलोन प्राइस नीचे निकाल लेते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, प्रोडक्ट पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? जरा ₹5। इसको क्रॉस करें और 7500 को टिक करें। आज मैंने होमवर्क सारा लिखा हुआ है, आप लोग भी इसी सफ़े पे लिख लें। पेज 478 पे होमवर्क है, ताकि लिंक भी हो जाए। ज़रा पेज 478 पे होमवर्क है। अच्छा भाईजान, एक रट्टा आपको लगवा रहा हूं कि डिस्काउंट वोचर और कस्टमर लॉयल्टी में ना जो फिगर इधर आती है वही फिगर इधर आती है। डिस्काउंट वोचर और कस्टमर लॉयल्टी में रट्टा लगवा रहा हूं। जो फिगर इधर आती है, क्योंकि कस्टमर, ये इसके पैसे नहीं देने होते कस्टमर ने कोई अलग से, ये मुफ्त में ही मिलते हैं पॉइंट्स और मुफ्त में ही मिलती है डिस्काउंट वोचर। तो जो फिगर इधर आती है सेम। बाकी तो इंशाल्लाह आपको पता है क्या करना है। हमने कस्टमर को क्या दिया है? 2 लाख रुपए वाली चीज बेची है
और उसे 37,500 डिस्काउंट देने का वादा किया है। वादा तो शायद ज्यादा था, लेकिन हमारा ख्याल था वो सिर्फ इतना डिस्काउंट अवेल करेगा। तो दो वादे बताएं। एक प्रोडक्ट बेची है, एक, क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं? क्या ये ऑन देयर ओन अलग अलग हैं? क्या ये प्रोडक्ट और पॉइंट्स अलग अलग हैं? बिल्कुल। ये प्रोडक्ट हमने उसे एसी बेचा है और ये फ्यूचर में हो सकता है उसने ओवन लेने आना हो और उसके बदले वो डिस्काउंट ले। क्या ये ऑन देयर ओन अलग अलग हैं? हां। क्या ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग हैं? क्या मैंने इस प्रोडक्ट जो बेची है तो दूसरे के पॉइंट्स उसके अंदर डाल के बेच दिए कि अब वो अलग अलग नहीं हो पा रहे, या ये पॉइंट्स अलग उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं जो उसने ला के दिखाने और नई चीज लेनी है? तो ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग हैं और ऑन इट्स ओन भी अलग अलग हैं, बिकॉज कस्टमर कैन कंज्यूम दीज पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। इसकी वजह से मिले हैं, लेकिन पुरानी प्रोडक्ट ला के दिखाए वो कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हाँ जी, एंटिटी को इनकी इंटीग्रेशन नहीं कर रही। नहीं, डिपेंडेंट तो चीजें होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन हाईली इंडिपेंडेंट ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है कि जिसकी वजह से इन दोनों को अलग अलग ना किया जा सके। पॉइंट्स अलग अकाउंट में क्रेडिट हुए हुए नजर आ रहे होते हैं और प्रोडक्ट पुरानी वाली अलग होती है, और इन दोनों को इनपुट्स नहीं कहा जा सकता फॉर अ कंबाइंड आउटपुट। यानी कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता यार देखो मैं प्रोडक्ट पॉइंट लाया हूं, नहीं, प्रोडक्ट अलग है तुम्हारी, पॉइंट्स अलग हैं तुम्हारे। प्रोडक्ट करेंगे तो होगा वो, तो फिर सारी चीजों में यही होगा कि तुम टमाटर खरीदोगे, साथ प्याज खरीदोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। वो इसका मतलब फिर ये तो नहीं कि सारी चीजें ही फिर तो सारी चीजें ही आप फारग कर देंगे। अच्छा, 168, बहरहाल डिस्काउंट वाउचर और लॉयल्टी पॉइंट्स स्टैंडर्ड ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिख के बता दिया। मेरी नजर में ये हमेशा कौन से वादे हैं? सेपरेट। 579। अच्छा जी, ओहो, छोड़ो, ये अगली क्लास की डिस्कशन है, वो कर लेंगे। वो मैंने कहा था डिस्काउंट वाउचर्स और कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ये बताया था मैंने। ये वाली प्राइस और ये वाली प्राइस हमेशा बराबर होगी, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं ले रहे होते आप कस्टमर से। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि क्या पहले साल की एंड पर हो सकता है कस्टमर सारे पॉइंट अवेल कर ले, या हो सकता है 7500 में थोड़े से पॉइंट अवेल करे? तो हमें निकालनी पड़ेगी रेवेन्यू की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। लेकिन उससे पहले कि मैं पॉइंट्स की तरफ मूव करूं, पहले मैं अपनी इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू तो बुक कर लूं ना। इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू मैं कैसे बुक करूं बताएं? ये वाला डेटा यूज करके या इधर वाला डेटा यूज करके? इधर वाला। अब मुझे बता दें 2001 के अंदर मैं जब ये प्रोडक्ट बेचूं तो क्या एंट्री करूं? कैश डेबिट 2 लाख, रेवेन्यू क्रेडिट 168,421, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी टू डिलीवर डिस्काउंट इन फ्यूचर। ये कब होगा? देखें, इस टॉपिक में सिंगल एंट्री मजबूत रखें। जब प्रोडक्ट का कंट्रोल ट्रांसफर होगा, जब इस प्रोडक्ट का कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो इसका रेवेन्यू बुक हो जाएगा, बाकी पॉइंट्स उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और सेलर इन पॉइंट्स के बदले फ्यूचर में डिस्काउंट देने के लिए अपने आप को क्या फील करेगा? लायबल। और जब उसके अकाउंट्स में पॉइंट यूज होते रहेंगे तो लायबिलिटी कम होकर रेवेन्यू क्रेडिट होता रहेगा जैसे जैसे वो पॉइंट यूज कर लेगा। इस वक्त उसके अकाउंट में पॉइंट क्रेडिट कितने हुए में हैं? 8000। उसके अकाउंट में पॉइंट क्रेडिट कितने हुए में हैं? 8000। लेकिन मेरे ख्याल से उसने अवेल कितने करने हैं? 7500। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि उसने 7500 ही पॉइंट लेके जाने हैं। उस 7500 में से कितने पॉइंट उसने अवेल कर लिए? फॉर 2001, assuming that by the end of 2001 2500 of these points had been and estimate of 7500 would be redeemed remain same। अच्छा, अंदाजा ईयर एंड पे हमारा रिवाइज हो सकता है, वैसे ये भी कॉन्सेप्ट है। अंदाजा हमारा वही है कि वो 7500 ही लेके जाएगा, लेकिन उसमें से अवेल कितने हो गए हैं? 2500।
2001 पॉइंट्स redeemed estimate of total points। ये एक ना कैलकुलेशन ही करने लगा हूं मैं आपके सामने, जैसे नहीं होता था कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। व्हाट आर पॉइंट्स रिडीम्ड? स्टिल माय एस्टिमेट इज अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज सेम 7500 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। पकड़ें जी कैलकुलेटर, कितने परसेंट पॉइंट उसने अवेल कर लिए हैं? 33.33%। चलें ठीक है 33.33 कर लें, खैर कितने पॉइंट्स उसने क्या कर लिए हैं? अवेल कर लिए। अच्छा, इसमें ना अलग से किसी प्रोडक्ट की सेल अब अलग से गिवन नहीं होगी जो वो लेने आया था, बस पॉइंट्स से ही अब आपने खेलना है। डिस्काउंट वोचर में तो वो नई चीजें और लेने आता था, इसमें बस पॉइंट्स से ही खेलना है। आप बता दें पॉइंट्स 7500 का रेवेन्यू कितना बनाना है? ये होता है रेवेन्यू बना के रख लिए, जब जरूरत होगी तो बुक कर लेंगे। 7500 पॉइंट का कितना रेवेन्यू बनाया हुआ था? उस 7500 में से कितने का रेवेन्यू आप बुक भी कर लें जो बना के रखा हुआ है? 2500 का, यानी कितने परसेंट? अच्छा जी, अब हिम्मत करें आप सेल को पकड़ें और सेल पकड़ें 31 ना 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 यार, मैं सिर्फ 7500 की बात कर रहा हूं। 3 देखें ना, लॉजिकल सी बात है, 168,000 तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है, पीछे 31,000 ही बुक होनी है ना रेवेन्यू। इसका कितने परसेंट रेवेन्यू बुक कर लें? किस साल? 2001 में। एंट्री जरा सोचें, इतने पॉइंट्स उसको यूज करने दिए तो इतने पॉइंट्स का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। नोट कर लें। हाँ, टाइम लिमिटेशन नहीं दी हुई, और अगर टाइम लिमिटेशन दी होती तो बाकी लैप्स हो जाते, वो फिर बताता। और आमतौर पे ये पॉइंट्स काफी अनलिमिटेड टाइम के लिए लोग देते हैं ताकि दुकान जब भी कस्टमर आ जाए। बना दो दूसरा पार्ट।